हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे फेब महीने की स्कीम्स के बारे में। अब मेरा आपसे सवाल है, इस तस्वीर को आप देख रहे हैं, यहाँ कई सारी चीजें दिख रही होंगी, पर क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स है इन सब चीजों के बारे में? यहाँ कुछ स्ट्रीट हॉकर्स आपको दिख रहे हैं, कोई स्कीम है पीएम स्वनिधि, ये किस चीज से संबंधित है और हॉकर्स के साथ इसका क्या संबंध है? जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं? यहाँ एक स्ट्रीट वेंडर है जो कुछ मछलियां बेच रहे हैं। अब मछलियों के उत्पादन के लिए भारत सरकार के क्या नियम है, क्या कोई उसके लिए योजना लॉन्च की गई है? अगर योजनाएं लॉन्च की गई है तो कौन सा मंत्रालय पीएम स्वनिधि देख रहा है? कौन सी बॉडी है जिसको फाइनेंशियल मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है, सपोर्ट करती है? हमें कैटल की समस्या इस रोड पे भी दिख रही है, भारत में भी है, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। इसकी ग्रोथ के लिए भी स्कीम लगातार न्यूज में थी। उस स्कीम का नाम क्या है? उसके लिए क्या कोई फंड बनाया गया है? किस गवर्नमेंट द्वारा वो पुश किया जा रहा है? और कुछ बच्चे अगर शिक्षा लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या चीजें हुई हैं ताकि उनकी जीवन की स्थिति थोड़ी और बेहतर हो सके? ये सब जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस अगेन। और आइए बात करते हैं स्कीम्स इन न्यूज के बारे में। अब सबसे पहले स्कीम, जो स्ट्रीट वेंडर बैठे हुए थे उनके लिए एक स्कीम थी जिसके तहत भारत कोशिश कर रहा था कि जो भारत के स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो सेल्फ रिलायंट बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। तो उनके लिए एक स्कीम आई थी पीएम स्वनिधि। तो स्वनिधि से समृद्धि के अंतर्गत गवर्नमेंट ने 8 सेंट्रल गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च की थी। 8 सेंट्रल गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम थी किसके अंदर? स्वनिधि से समृद्धि। अब क्या था? तो नॉर्मली गवर्नमेंट ने क्या किया था इसके लिए कि उनके लिए विशेष सुविधाएं दी थी जिसके तहत वो लोन ले सके, उनका जीवन यापन बेहतर हो सके, जिसके तहत रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया गया था। अगर वो समय पे लोन चुकाते हैं तो उनको इंटरेस्ट में सब्सिडी भी दी जाती थी। अब देखते हैं पहले है क्या। पहली बात, पीएम स्वनिधि। स्वनिधि के अंदर 35 लाख से भी ज्यादा लोन दिए जा चुके हैं और मैक्सिमम जिसमें बेनिफिशरीज हैं वो SC ST OBC कम्युनिटी से आते हैं। 41% वुमेन बेनिफिशरीज थी और जो कैशबैक है ऑलमोस्ट 11 करोड़ के आसपास, 11.5 करोड़ के आसपास दिया गया है और 52 करोड़ की इंटरेस्ट सब्सिडी दी गई है। यानी अगर आप समय से अपने लोन को चुकाते हो तो आपको लोन जो आपने लोन लिया था, जो इंटरेस्ट रेट है उसमें आपको छूट दी जाती है। तो क्या है पहले पीएम स्वनिधि, ये जानते हैं। तो पीएम स्वनिधि असल में जिस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी वो मंत्रालय कोई कॉमर्स मिनिस्ट्री नहीं थी। ये मिनिस्ट्री असल में थी हाउसिंग अफेयर्स की, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स। तो नॉर्मली हम इसको गलत कर देंगे तो UMHA इसकी मिनिस्ट्री है, याद रखिए। इन्होंने कहा था कि जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनकी इनकम बढ़ाने के लिए ये हम करेंगे। और एक नई स्टडी ने बताया है कि पीएम स्वनिधि की वजह से जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनकी इनकम 23,000 रुपए तक बढ़ गई है। अब पीएम स्वनिधि असल में कैसी स्कीम है? तो एक माइक्रो क्रेडिट स्कीम है। कोई बहुत ज्यादा लोन इसमें नहीं मिलता, 50,000 तक आपको इसमें लोन मिलता है। तो एक माइक्रो क्रेडिट लोन की स्कीम है, माइक्रो क्रेडिट दिया जाता है ताकि अगर कोई लेट से किसी व्यक्ति को 50,000 रुपये मिल पाए तो वो अपने स्ट्रीट वेंडर अपने लिए सामान स्टॉक कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो उसकी बिक्री से उनको बहुत फायदा भी होता है। तो कोशिश ये है कि इसके तहत जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको फॉर्मल क्रेडिट मिलता है, यानी वो बैंकिंग सेक्टर के साथ जुड़ते, उनका बिजनेस बढ़ता है और लाइवलीहुड में उनको सहायता मिलती। अब जैसे इसका मंत्रालय है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अफेयर, उसी तरह से अगर हम देखें तो इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? तो इसको फाइनेंशियल सपोर्ट सिडबी करती है और जो चीज इसको इंप्लीमेंट कर रहा है, जो एग्जीक्यूट कर रहा है इसको जमीन पे, वो है अर्बन लोकल बॉडीज, यानी म्यूनिसिपैलिटीज जो है वहां के थ्रू इसको जमीन पे लाया जा रहा है, लोगों को सहायता दी जा रही है। कोलैबोरेशन अर्बन लोकल बॉडीज और सिडबी कर रहे हैं ताकि इंप्लीमेंट हो पाए। तो ये दिखाता है कि अक्सर हम जो सोचते हैं कि जो मंत्रालय लीड कर रहा होगा वो कभी कभी नहीं भी कर रहा होता है। तो इस स्कीम के अंतर्गत 50,000 रुपए तक लोन दिए जाएंगे, जिसमें पहला 10,000 का होता है, जब आप उसको रिपे करते हो फिर 20,000 मिलते हैं, उसके बाद आपको 50,000 रुपये मिलते हैं। अगर आप समय समय पर लोन देते रहोगे तो 7% पर साल आपको आपकी जो इंटरेस्ट है उसमें छूट दी जाएगी। ये स्ट्रीट वेंडर्स जो भी रजिस्टर्ड होते हैं ये उन सभी बेनिफिशियरीज के लिए ओपन है और ये एक्ट बनाया गया था 2014 में, उसके अंतर्गत जो भी आता है सबको ये दी जाती है। ये हो गई पीएम स्वनिधि। अब बात थी स्वनिधि से समृद्धि। तो पीएम स्वनिधि किसके लिए है? ये है स्ट्रीट वेंडर्स की। लेकिन अगर हम बात करें स्वनिधि से समृद्धि तो इसमें 8 स्कीम्स आती हैं स्वनिधि से समृद्धि में। स्वनिधि से समृद्धि, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, इसको क्लियर करते हैं। अब एक बार देखते हैं स्वनिधि से समृद्धि, स्वनिधि से समृद्धि। अब एक बेसिक अंतर क्या है दोनों में ये समझिए। स्वनिधि के अंदर की क्या कोशिश की गई? स्वनिधि के अंतर्गत कोशिश की गई जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन तक माइक्रो क्रेडिट की स्कीम को पहुंचाया जाए, माइक्रो क्रेडिट उन तक पहुंचा जाए, उनको उधार दिया जाए। और इसमें जो चीज इसको पुश कर रही है, जो बॉडीज इसको इंप्लीमेंट कर रही है, वो अर्बन लोकल बॉडीज हैं और प्लस सिडबी है। लेकिन स्वनिधि से समृद्धि एक बड़े लेवल की स्कीम कह सकते हैं, जो फोकस ये कर रही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं
जो स्ट्रीट वेंडर्स है उन तक ठीक से किस तरह इंप्लीमेंट की जाए, उन तक किस तरह पहुंचाई जाए। तो स्वनिधि से समृद्धि की कोशिश है। माइक्रो क्रेडिट की बात नहीं कर रहा, यहाँ माइक्रो क्रेडिट की बात है कि उनको पैसा दिया गया लोन पे। स्वनिधि से समृद्धि का मतलब यह है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको जो भारतीय सरकार की अलग अलग स्कीमें हैं उनसे क्या फायदा पहुंच रहा है। तो स्वनिधि से समृद्धि असल में दिखती है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं वो ढंग से दिए जाए। 8 स्कीम्स इसके अंदर आती हैं। कौन कौन सी आएंगी? तो एक तो हो गई आपकी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, फिर पीएम सुरक्षा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, फिर तीसरी आ गई आपकी जैसे नॉर्मल आपकी पीएम श्रम योगी मानधन योजना आ गई, श्रम योगी मानधन योजना आ गई। फिर हेल्थ के ऊपर भी फोकस करने की कोशिश की गई है, न्यूट्रिशन के ऊपर फोकस की गई है, तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम आ गई। फिर जननी सुरक्षा योजना की बात कर लीजिए, फिर मातृ वंदना योजना की बात कर लीजिए। इतना ही नहीं, जो एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन वाला स्कीम था BOCW, यानी जो लोग बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह काम करते थे उनका रजिस्ट्रेशन, की उनके साथ ज्यादती ना हो, उनको जो बेसिक सुविधाएं मिले वो उनको मिले। और आखिरकार हमारी हो गई 7वीं और 8वीं स्कीम। क्या लगता है क्या होगी इसमें आपको? यह है जनधन योजना। तो वो प्रधानमंत्री जनधन योजना मोस्टली जो प्रधानमंत्री वाली स्कीम्स इसके अंदर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अब देखिए, अगर हम बात करें इंश्योरेंस की, तो वहां पर इंश्योरेंस स्कीम कौन कौन सी हो गई? पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो ये 2 स्कीम से आपके इंश्योरेंस का काम चल जाएगा। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात आती है, तो वहां पे आपका पीएम जनधन योजना हो गई और पीएम श्रम योगी मानधन योजना हो गई। तो इस तरह की स्कीम से अलग अलग ट्रांचेस में जो FSSAI की है, फूड और सिक्योरिटी वाली, तो वन नेशन वन राशन कार्ड, ताकि सबको खाना समय पर मिल पाए, वर्कर्स को सही जगह काम मिल पाए, इसके लिए BOCW हो गया। जो वुमेन है उनके लिए जननी सुरक्षा योजना हो गई और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो गई। तो इन तरह की स्कीम्स के थ्रू क्या बेनिफिट हो रहे हैं स्ट्रीट वेंडर्स को, उसके ऊपर फोकस करने का काम किया गया था, ताकि स्ट्रीट वेंडर्स इन खर्चों से बच सके। यहाँ जहाँ उनकी हेल्थ है, जो उनको बेसिक सुविधाएं हैं, सोशल सिक्योरिटी नेट के अंदर उनको लाया जा सके। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको समझना चाहिए। पीएम स्वनिधि क्या है और स्वनिधि से समृद्धि क्या है। तो पीएम स्वनिधि की के ऊपर जो रिसेंट स्टडी हुई उसने बताया था कि 23,000 रुपए तक इनकम बड़ी है जो स्ट्रीट वर्कर्स हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी। बाकी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से भी जो अपनी स्कीम्स थी उसको पुश करने के लिए स्वनिधि से समृद्धि कैंप्स लगाए थे, ताकि कोई भी अगर इनको दिक्कत आए, चाहे उनको अगर कोई योजना नहीं मिल पा रही है तो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो पाए, उनको कैशबैक समय मिल पाए, उनको जो लोन की सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो उनको सिस्टम फॉलो अप होना चाहिए, उसको किस लेवल पे चीजें चल रही है वो ध्यान देने के लिए स्वनिधि से समृद्धि कैंप्स लगाए गए, स्वनिधि से समृद्धि की ओर फोकस किया गया। तो ये लगातार कोशिश गवर्नमेंट की है स्वनिधि से समृद्धि की ओर कैसे बढ़े स्ट्रीट वेंडर्स, उसके ऊपर। अगली स्कीम बात करती है स्वाति पोर्टल के बारे में। अब स्वाति पोर्टल क्या है? स्वाति पोर्टल असल में ये एक कोशिश की गई है भारतीय सरकार द्वारा, जो महिलाएं खास तौर पे एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पे जा सके, टेक्नोलॉजी स्टेम जिसे हम कहते हैं, मैथमेटिक्स वगैरह पर जो भी वो कार्यरत है, जो उनका स्केल अप करना, कि जो महिलाएं मान लो साइंस में काम कर रही हैं या किसी लेवल में मेडिसिन में काम कर रही है, मैथमेटिक्स में काम कर रही है, तो उनको जो रिसर्च करना है, उनको जो क्वालिटी इक्वालिटी मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। तो आमतौर पे जो हम देखें ना, स्टेम का फील्ड, स्टेम मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। यहाँ पर स्टेम में एक और एम आपको दिख रहा है, ये है मेडिसिन। तो ये इन सब के ऊपर फोकस करने की कोशिश है। इसके लिए एक यूनिफाइड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। जो किसने बनाया? पहली बात तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, NIPGR। ध्यान रखिए, अक्सर हम इसको नहीं देखते कि NPGR अगर आपको ऑप्शन में दिखेगा आप कहेंगे इन्होंने तो नहीं स्टार्ट किया होगा। तो बिल्कुल ये NIPGR ने ही स्टार्ट किया है। ये करता क्या है? जितने भी एफर्ट्स हैं भारतीय महिलाओं को साइंस में लाने की और जो उनका लॉन्ग टर्म रिसर्च एरिया है, उनका जो रोल है और किस तरह बाकी महिलाएं जो यूनिवर्सिटी लेवल पर हैं या फीमेल स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी या स्टाफ यूनिवर्सिटी की, वो उसके बारे में जान सके और समझ सके और वो उन चीज़ों का फायदा भी उठा सके जो उपलब्ध है उनके लिए। इन सब का काम करता है स्वाति पोर्टल, यानी पोर्टल फॉर इंडियन वुमेन, साइंस फॉर वुमेन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पोर्टल। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। ये भी 11 फरवरी को ऑलमोस्ट लॉन्च किया गया था। तो इससे होगा क्या भाई? इसका फायदा होगा कि जो स्टेम की फील्ड में महिलाओं की भागीदारी है उसको बढ़ाने की ओर प्रयास है, और एक ऑनलाइन पोर्टल है ताकि जो भारतीय महिलाएं हैं उनको इस सामने की तरफ हम देख सके कि उनको ये जो उनका रोल है, जिस लेवल पे वो उनको आना चाहिए, उसका फायदा भी उनको
मिल सके। तो ये बातें तो हो गई भाई स्वाति पोर्टल की, और कौन इसको मेंटेन कर रहा है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च NIPGR, ये आपको बिल्कुल पता होना ही होना चाहिए। अब मेरा आपसे सवाल है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आएगा? ये जो पोर्टल है स्वाति पोर्टल, किसके अंतर्गत आएगा? क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा या कोई और मंत्रालय के अंदर आएगा? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मुझे आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइए। तो स्वाति पोर्टल का क्या फायदा आपको पता लग गया? असल में स्कीम नहीं, एक पोर्टल है ऑनलाइन, और बाकी आपको पता ही है स्वनिधि और समृद्धि से समृद्धि क्या स्कीम्स थी। अब अगले के ऊपर बढ़ते हैं, जहां पर हमें वो वेंडर मछलियां बेचते हुए दिखे थे। तो उसके लिए प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सह योजना है, PMMKSSY। तो प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना जो है, ये कोशिश ये करता है कि जो फिशरी सेक्टर है, जो मछुआरे हैं, जो मछली मारते हैं, वो फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट नहीं है, क्योंकि बहुत से बहुत छोटे लेवल पे काम करते हैं, उनके पास उतना फाइनेंस भी नहीं होता। तो स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, उनको कैसे फॉर्मल स्ट्रक्चर में लाया जाए। फॉर्मल स्ट्रक्चर मतलब आने का मतलब फिर आप इस लेवल पे आए थे जहां आपको बैंक से लोन मिल सकता है। और देखिए बैंकिंग पे ना, जो आप लोन लेते हो ऊपर NM चार्ज होता है, उस पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है। अगर आप किसी मनी लैंडर से पैसे लो, किसी वैसे ब्याज पे पैसे लो, तो बहुत महंगा पड़ता है वो। तो इसीलिए एक नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की बात की गई है, जहां पर जो 40 लाख स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, जो फिशरीज कोऑपरेटिव हैं, उनको क्रेडिट, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का एक्सेस दिया जाए, ताकि उनको महंगी दरों पर ब्याज ना लेना पड़े। अगर सरकारी योजनाएं ऐसी होती हैं जहां आप सस्ती दरों पर पैसे ले सकते हो क्रेडिट पर, और फिर उसको समय पर चुकाओ, तो आपको क्रेडिट इंसेंटिव भी मिलता है, आपको फायदा भी होता है। तो उसके तहत ही यूनियन गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना लॉन्च की थी। तो ये अगेन एक सेंट्रल सब सेक्टर सब स्कीम है, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत आती है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जो कि पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको फंड करती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में बंटवारा होता है, 70-30, 30-40 इस तरह से। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम है विद इन प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो इसके अंदर 6,000 करोड़ का बजट फाइनेंस दिया गया है। तो जो भी फार्मर्स हैं, फिश वर्कर्स हैं, फिश फार्मिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। उनको ये फ़ायदा इससे मिलेगा कि वो एक तो मेन स्ट्रीम का पार्ट बन जाएंगे, उनका जो सिस्टम है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा। एक बार इंसेंटिव दिए जाएंगे, भाई किस तरह आप इंश्योरेंस खरीद लो, जो आप छोटे मोटे माइक्रो लेवल पे जो लोग इंटरप्राइजेस काम कर रहे हैं, उनको कैसे अगर लोन लेना है तो लोन मिल पाए, जो नई टेक्नोलॉजी है, जो सेफ्टी नेट होते हैं वो खरीद सकें, वो जो जॉब है मेंटेनेंस कैसे की जाए, ये सब करने की कोशिश है इसके अंतर्गत। तो ये बातें जो है इसकी, ये केवल याद रखना फिशरीज में नहीं, जो एक्वा एग्रीकल्चर होता है उसके ऊपर भी फोकस करता है। तो होना क्या है इसमें, तो देखिए इसमें पहले ये कोशिश कर रहा है कि एक तो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेस मेकिंग, आप क्रेडिट मिल पाएगा। एक बार अगर आप इंश्योरेंस खरीदना चाहते हो तो आपको उसके लिए इंसेंटिव मिलेगा कि भाई इंश्योरेंस खरीद लो, आपको सहायता गवर्नमेंट करेगी। लेकिन जो मेन उद्देश्य इसका ये है कि आपको जो मतलब फिशरी सेक्टर है, वहाँ जो कुछ एंटरप्राइजेज हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे बनानी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस तरह वो अपनी लिटरेसी में इंप्रूव कर सकते हैं, इसके ऊपर ही फोकस करेंगे वो लोग। प्लस जो वैल्यू चेन है वहाँ फोकस करना। वैल्यू चेन कैसे करना, मतलब देखो, तो यहाँ कहानी ये कि जैसे कोई माइक्रो एंटरप्राइजेज है, ठीक है, या कोई विलेज लेवल पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो उनको अगर अपना सामान एक्सपोर्ट करना है या उनको अपने प्रोडक्ट्स को और बेहतर तरीके से कैसे डेवलप करना है, इसको पुश करने के लिए कुछ चाहिए। तो वो सारी जो एडेप्शन के लिए क्वालिटी एश्योरेंस चाहिए कि भाई अगर आपको बेचना है तो क्वालिटी होनी चाहिए। तो वो कैसे किया जाए, आप जॉब्स को कैसे मेंटेन करो, इन सब की सुविधाएं दी जाएंगी। 6,000 करोड़ रुपए इसमें ऑलमोस्ट लगाए गए थे, और गवर्नमेंट का फोकस बजट के टाइम से ही था कि हम किसी भी तरह इसको पुश करें। इसके अलावा इन्होंने एक फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी खोला था, FIDF। लेकिन मुख्य रूप से समृद्धि सा योजना जो है वो आपको पता लग गया क्या है, कि एक जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज है उनकी क्वालिटी एश्योरेंस को बढ़ाना, फाइनेंसिंग सुविधा प्रोवाइड कराना, और जो प्राइवेट सेक्टर के लेवरेज वो ले सकते हैं वो करना, और किस तरह वो एक फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाकर अपने लिए बेहतरी तरीके से वो व्यापार कर सकते हैं, इसके ऊपर भी प्रोत्साहन देना, ये मेन मुद्दा है। तो ये बातें हो गई किस चीज़ की, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के बारे में, ठीक है। चलो अब ये बातें तो हो गई। अब मेरा आपसे सवाल है अगेन कि किस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। तो अगर आपको नहीं पता, चलो ये बता देता हूँ कि मिनिस्ट्री जो है वो मत्स्य की बात करें, नहीं फिशरीज की बात करें, तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के अंदर आता है। और ये असल में डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डायरिंग के अंतर्गत। तो फिशरीज मिनिस्ट्री असल में इसी के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है। ये बात होगी इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अब आगे बढ़ते हैं और मछलियों से आगे बढ़कर अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट स्कीम की तरफ जो बात करता है
एजुकेशन के बारे में। श्रेष्ठा स्कीम असल में सीबीएसई द्वारा लॉन्च की गई है कि कैसे असल में किस तरह प्राइवेट जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं वो श्रेष्ठा स्कीम के अंतर्गत काम कर सकते हैं। श्रेष्ठा स्कीम क्या है पहले और किसने लॉन्च किया? तो एजुकेशन मिनिस्ट्री की स्कीम ये बिल्कुल भी नहीं है, ये असल में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट की स्कीम है। इसके तहत जो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स होते हैं 9 से लेकर 11th के, उनको रेजिडेंशियल स्कूल यानी हॉस्टल वाले स्कूल की सुविधा दी जाएंगी। और इसके तहत जो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स हैं जो उस वर्ग से आते हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिली, तो जिनकी गैप है उसको हटाना, उनको ऑर्गेनाइजेशन जो बाकी लोग इस एरिया में काम करें उनके साथ मिलकर कोलैबोरेट करके उनको बेहतर स्थिति तक पहुंचाना, उनके कैसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना कि वो अपलिफ्ट हो पाए और उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। यह है श्रेष्ठा स्कीम का मेन रोल। तो ये इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके तहत कोई भी अगर शेड्यूल कास्ट वर्ग के स्टूडेंट्स हैं जो 8 से 10th ग्रेड के हैं वो इसके लिए एलिजिबल है। और जो इनकम उनकी 2.5 लाख रुपए पर ईयर तक है वही इसके लिए क्वालिफाई करते हो। याद रखिए यहाँ पर एक कैप है ओवर इनकम, नॉर्मली कैप्स नहीं होते पर यहाँ पर कैप है। इसके अंदर ब्रिज कोर्सेज कराए जाते हैं ताकि अगर वो बाकी बच्चों के मुकाबले बेहतर लेवल पे नहीं है तो वो उस लेवल पे आ पाए, जो अगर गैप है उनका तो वो पूरा हो पाए। तो अब प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, अगर उनको भी श्रेष्ठा स्कीम के अंदर आना है तो उनके लिए क्या नियमावली है ये सीबीएसई ने निकाली है। लेकिन श्रेष्ठा स्कीम असल में कौन इसको हैंडल कर रहा है, नोडल मिनिस्ट्री कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। श्रेष्ठा स्कीम का रोल क्या है? जो शेड्यूल कास्ट से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाना, उनकी ब्रिज कोर्सेज रन करना ताकि वो अगर कहीं छूट रहे हैं, कहीं पीछे छूट रहे हैं तो वो मेन स्ट्रीम में आ जाए, उनका लेवल भी वहीं पहुंच जाए जो किसी वजह से वहां तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनको सुविधाएं नहीं मिली। तो सुविधाएं प्रदान करना और उनको उस मकाम पे लेके आना कि सब इक्वली लेवल पे आ जाए। ठीक है, अब देखिए ये एक बात है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने कई सारी स्कीम्स लॉन्च करी थी ताकि जो वंचित वर्ग के स्टूडेंट हैं, एससीज, ओबीसीज, डीएनटी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अलग अलग स्कीम्स और स्कॉलरशिप लॉन्च की गई थी। तो रिसेंटली देखा गया उनका क्या अचीवमेंट है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट स्कीम कौन कौन सी। एक जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, 10 से पहले मिलती है। फिर एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है जो 10th के बाद दी जाती है। फिर प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है। फिर एक श्रेयस है, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन इन यंग अचीवर्स। फिर एक श्रेष्ठा है, श्रेष्ठा की फुल फॉर्म होती है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। ठीक है, और फिर एक पीएम यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड है। तो इस तरह की स्कीम जो लॉन्च की गई है वो प्राइमरीली किस मंत्रालय के द्वारा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा है। अब मेरा आपसे सीधा सा सवाल है कि पीएम अजय स्कीम क्या है? पीएम अजय स्कीम, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना जो है वो क्या है? इसे हम पीएम अजय कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, पीएम अजय स्कीम। तो पीएम अजय स्कीम असल में किस ऑब्जेक्टिव के साथ लॉन्च की गई थी? हमें पता है प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है तो हमें पता है, लेकिन पीएम अजय का क्या रोल है? पीएम अजय की एक खास बात है, क्या है कि पीएम अजय में 3-4 स्कीमों को एमलगेमेट किया गया था। यानी पीएम अजय स्कीम जो है अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना जो स्कीम है, इसके अंदर एमलगेमेशन हुआ था 3 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का। एक था पीएम आदर्श ग्राम योजना का, दूसरा स्पेशल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान SC SP प्लस बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, रेजिडेंशियल जो रहने की व्यवस्था होती है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। अब इन तीनों को जोड़ के ये बनाया गया पीएम अजय। तो इसका रोल ये था कि जो SC कम्युनिटी के वर्ग से जो लोग आते हैं उनको एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना 3 एरियाज के थ्रू। एक उनकी स्किल को डेवलप करना, एक उनकी एजुकेशन को बढ़ाना और उनकी लिटरेसी को बढ़ाना। तो लिटरेसी, एजुकेशन, इन सब को बढ़ाने के लिए पहले आपने फोकस ये किया कि भाई जो आदर्श ग्राम है, जो पीएम आदर्श ग्राम योजना है, उसके तहत जो सोशल डेवलपमेंट इकोनॉमिक नीड है, जो मतलब SC और नॉन SC पॉपुलेशन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको खत्म करना, बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड करना, मेल न्यूट्रिशन से लड़ना, ये काम उसके अंतर्गत आ रहा था। फिर लिटरेसी और बाकी इलाकों को बढ़ाने के लिए जो छात्रावास योजना थी वो लॉन्च की गई, स्पेशल सब प्लान लॉन्च किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो दिखाती है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट ने लॉन्च की थी पीएम अजय, जिसके अंदर अभी तीनों की तीनों स्कीम आती हैं जो पहले अलग अलग थी, यानी अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, और ये फोकस इसी के ऊपर कर रही है। ठीक है, ये हम समझ गए। अब पीएम अजय आपको पता लग गई, मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पता ही है आपको, श्रेष्ठा हमने पढ़ ही लिया, फिर यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड मिलता है, और श्रेयस ये भी हमने एक बार कवर किया था। मुझे अब बताइए श्रेयस स्कीम मुख्य रूप से किस चीज के ऊपर काम करेगी, क्या रोल होगा श्रेयस स्कीम का?
और मेनली हम बेस में मंत्रालय आपको पता होना चाहिए भाई किस मंत्रालय के अंतर्गत आ रहा है। तो श्रेय स्कीम में कहानी यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं एससी और ओबीसी कैंडिडेट, उनको इसमें सुविधाएं मिलती हैं। उनको हाई क्वालिटी एजुकेशन अगर मिलती है तो वो उनको प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अंदर 4 सब स्कीम है। फ्री कोचिंग एससी और ओबीसी स्टूडेंट्स को इसके अंदर दिया जाता है। जेंडर इंक्लूसिविटी की हमने बात की है, ताकि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी अभी वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है फाइनेंशियल की वो कोचिंग वगैरह ले पाए, तो उनको भी इसमें सहायता दी जाती है। इसके अलावा नेशनल ओवरसीज स्कीम फॉर एससी इसके अंदर आती है। जो एससी कम्युनिटी से आते हैं उनको अगर बाहर जाना है, फॉरेन मिनिस्ट्री जाना है, तो उनके लिए विशेष इनमें 8 लाख तक उनको, अगर उनकी इनकम कम है तो उनको वहाँ भी सहायता की जाती है। ट्यूशन फीस मेंटेनेंस वगैरह का पैसा दिया जाता है। तो ये फेलोशिप भी दी जाती है ऐसे स्टूडेंट्स को अंतर्गत इसके अंदर। तो श्रेयस इससे रिलेटेड है। श्रेष्ठा हमने समझ लिया, पीएम अजय समझ लिया, पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हमें पता ही है। तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम से याद रखिए। जो भी ऐसी स्कीम्स आती है आपको रिमेंबर होनी चाहिए उनकी मंत्रालय कौन है। लास्ट स्कीम हमारी है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जो हमारी गाय चल रही थी वहाँ, उससे रिलेटेड है ये। तो जिसके तहत जो हमारा लाइफ स्टॉक सेंटर है, जो हमारा सेक्टर है, उसको हम बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। इसमें रिसेंटली जो वेटनरी वैक्सीन है, एनिमल वेस्ट और वेस्ट मैनेजमेंट है, वेल्थ मैनेजमेंट है, इसको भी जोड़ा गया। तो असल में ये है क्या, तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फॉर एनिमल हस्बेंड्री। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के स्टिमुलस पैकेज के तहत लॉन्च किया गया था। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो थी उसके तहत, कि जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है वहाँ पर वेल्थ क्रिएशन किया जाए। इसके तहत जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट कंपनीज हैं, इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्मॉल या एमएसएमईज हैं, इन सभी को एक क्रेडिट गारंटी दी जाएगी कि 25% तक जो है आपको एक क्रेडिट गारंटी दी जाएगी, भाई आप ना ले सकते हो। इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा 3% का, अगर आप समय से लोन की किस्त की चीज़ें वापस कर देते हो। तो ये एक फंड बनाया गया ताकि आसानी से लोन मिल पाए और वो अपने सेक्टर को लेके और जागरूक हो सके और आगे बढ़ सके। तो ये बेसिक सा एक, जिसका की रोल क्या है, तो मीट इंडस्ट्री में और मिल्क इंडस्ट्री में ग्रोथ लाना, कि और बेहतर मिल्क और ज़्यादा मीट का उत्पादन हो सके। इसके लिए उनकी कैपेसिटी कैसे बढ़ी, तो लोन दिया जाएगा। तो ये लोन देने की सुविधाएं दी गई हैं और ये सब आता है किस मिनिस्ट्री के अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के अंतर्गत। तो EHIDF हम समझ गए क्या है। और अब दोबारा उस तस्वीर के पास जाते हैं। अब अगर ये कैटल जा रही है रोड पे, तो इनके लिए एनिमल हस्बेंड्री में क्या फंड बनाया गया, क्या स्कीम बनाई गई, प्लस फिशरीज के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कौन सी समृद्धि योजना है, स्कीम स्वनिधि योजना है, अलग अलग कौन सी योजना है, कोई बच्चा यहाँ जा रहा है उसकी पढ़ाई के लिए क्या सुविधाएं की गई हैं, शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे आते हैं उनके लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि वो मेन स्ट्रीम से अच्छे तरीके से जुड़ सके। इन सब के बारे में डिस्कस किया इस वीडियो में। तो ये थी आज की स्कीम्स। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS एंड हैव अ नाइस